तो चलिए बहुत बड़ा दूसरी चीज इसका जो गांधी ने विड्रॉ किया था चौरी चौरा, इसके बारे में 2-3 चीजें बतानी काफी जरूरी है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। देखिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जो मास प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो जब पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल डिक्लाइन करने लग जाएगा तो मास प्रोटेस्ट की रिलीवेंसी नहीं रह जाएगी। और कोई भी प्रोटेस्ट अगर खुद खत्म होता है तो दोबारा से खड़ा होने में उसे बरसों लग जाते हैं, लोगों का विश्वास टूट जाता है उस प्रोटेस्ट। और अगर उस प्रोटेस्ट को विड्रॉ किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो दोबारा से री इनर्जेटिक होकर के उसको लॉन्च किया जा सकता है। 1920 में चला हुआ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया था, क्योंकि आम जनता बहुत दिनों तक पार्टिसिपेट नहीं करती किसी मूवमेंट में, उसे अपनी रोजी रोटी के भी का भी अरेंजमेंट करना होता है। तो 1-1.5 साल के बाद लोगों का पार्टिसिपेशन जब कम हो गया तो गांधी बहाना ढूंढ रहे थे इस आंदोलन को सस्पेंड करने के लिए। तो चौरी चौरा इंसिडेंट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू गांधी जी टू विड्रॉ दिस मूवमेंट। चौरी चौरा ने बहाना एक्सक्यूज दिया गांधी को, मतलब पहले से ही सोच रहे थे कि उन्होंने घोषणा भी कर दी थी बारदोरी शुरू करेंगे हम, और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, उसने इन्हें बहाना दे दिया। इस बहाना के द्वारा गांधी ने एक साथ 2 चीज निशाने साधे। एक तो ब्रिटिश को ये दिखा दिया कि देखो हम नॉन वायलेंस के लिए कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उसकी वजह से हम पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस को भी चेतावनी दे दी कि डिसिप्लिन में रहना नहीं तो हम आंदोलन ले लेंगे वापस। तो अब तीसरी चीज, तो एक बात आपने और कही कि जब भारतीय लोग मर रहे थे तो उन्होंने, इसमें जो 22 लोग मरे ये भी इंडियन थे, अंग्रेज सरकार में सेवा करने वाले भारतीय, गवर्नर जनरल नहीं मारा गया था। तो गांधी का इमोशन उनके लिए भी उतना ही रहेगा। वो भी काम करने वाले लोग थे, जो पुलिस वाले मारे गए वो भी इंडियन थे। ये इन लोगों को समझ नहीं थी जिन लोगों ने मारा कि ये कौन है, ये इंडियंस ही मारे ना। उन्होंने कौन सा गवर्नर जनरल या उसके ब्रिटिश मार दिया, उन्होंने इंडियंस को ही मारा। एक और आरोप है इस पर, इस मुद्दे पर, कि जब भगत सिंह जी जेल में थे उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी और इरविन समझौता हुआ था गांधी जी का, जिसमें कि इन्होंने लगभग 2 लाख कांग्रेसियों को आज़ाद करा दिया। लेकिन ये चाहते तो उनको भी छुड़वा सकते थे, वहाँ पर उनका नाम डाल करके उनको भी छुड़वा सकते थे। और मत छुड़वाओ, यहाँ तक कि असफ गनी जो कि केस लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि आप इनका आजीवन कारावास में परिणत करा दीजिए, जब देश हमारा आज़ाद होगा तो हम उनको छुड़वा लेंगे। लेकिन आप अपने कांग्रेसियों को, मतलब कि 2 लाख कांग्रेसियों को छुड़वा सकते हो, अपने लोगों को छुड़वा सकते हो, लेकिन वह जिन्होंने अहिंसावादी तरीके से क्रांति दिखाया था, उनका कोई मुद्दा नहीं था बम फोड़ने का, वहाँ लोगों को मारने का, पेपर बम उन्होंने फोड़ा था, तो उन्होंने कोई हिंसा नहीं किया था वहाँ पर। तो आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि वो हिंसा किए थे, उग्रवादी हैं। तो आप उनका छुड़वाते नहीं तो मान लीजिए केवल उनको आप आजीवन कारावास में ही करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने डिनाई किया, इन्होंने कुछ के लिए प्रयास नहीं किए। तो ये बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है कि उन्होंने प्रयास नहीं किए, या दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि प्रयास किया और सफल रहे। पहला है कि प्रयास नहीं किया, तो इसके बारे में तो एक सीधी सी बात है, एजम्पशन है, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि एजम्पशन सही कैसे हो सकता है। एजम्पशन ये है कि, और हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अशफाकुल्लाह खान की मृत्यु के बाद जब श्रद्धांजलि उसमें इनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अंग्रेजों की बर्बादी पर भारत की आज़ादी नहीं चाहते हैं, उनका जो ये स्टेटमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखाता है कि उनका कितना सिंपैथी है अंग्रेजों के प्रति था और हमारे लोगों के प्रति। देखिए गांधी के बारे में जो आज की आइडियोलॉजी है वो जबरदस्ती गांधी को विलन बनाने का प्रयास करती है। दूसरा स्टेटमेंट कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है, आप हमें ऑथेंटिसिटी दिखाई है इसकी, बिल्कुल इसका सोर्स जो है, तो आप हमें सोर्स दिखाई है ऑथेंटिसिटी, हम इसको इसका जवाब देंगे। गांधी को किसी भी ऐसी जगह पे नहीं बुलाया गया जिसमें गांधी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो। एक प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो आया है, ये ऑथेंटिसिटी गड़बड़ है, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी की देन हो सकती है, क्योंकि उसमें इस तरीके से गड़बड़ियाँ चलती हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रश्न चल रहा है इस समय, क्योंकि गांधी के प्रति एक बना लिया हमने, और नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने का हम प्रयास करते हैं, जबकि ये नहीं मालूम कि नाथूराम गोडसे सबसे ज़्यादा भारत का बुरा गांधी ने किया था। भगत सिंह के मामले पे मामले पे मानते। पहला तो ये गांधी ने प्रयास नहीं किया, 3 हफ्ते तक लगातार कन्वर्सेशन चला था। आप बता सकते हैं किस बात पर 3 हफ्ते तक कन्वर्सेशन चला होगा? सारी बातें ब्रिटिश मानने को तैयार थे,
इस बात को मानने को तैयार थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी नॉन वॉलेंटिक लोगों को बाहर छोड़ने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी साल्ट बनाने का राइट्स कॉमन पीपल को देने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि जो कॉन्फिस्केटेड लैंड है उसको रिटर्न करने के लिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी सरकारी नौकरियों में लोगों को वापस लेने के लिए। डिबेट 3 हफ्ते तक क्या करते रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं इस वाले इशू पर चर्चा हुई होगी। तो ये अजम्पशन है, अभी बताएंगे, चर्चा हुई होगी 3 हफ्ते तक, अगर ये डिबेट चलिए तो चर्चा हुई होगी। फिर अब दूसरा पॉइंट आते हैं, गांधी अगर प्रयास करते तो क्या करते, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो इरविन गांधी को छोड़ देता और उसको भगत सिंह को छोड़ देता या नहीं छोड़ता। पहली बात पे आते हैं, क्या आपको लगता है इरविन इन 3 लोगों की फांसियां माफ कर सकता था जो इरविन की नज़र में बहुत बड़े आतंकवादी रहे हैं? हमें तो नहीं लगता माफ कर सकता। गांधी अगर अड़ जाते कि नहीं भगत सिंह की सजा को माफ करो या फांसी छोड़ दो, तो इरविन पूरा का पूरा आंदोलन कोलैप्स करा देता, पूरा का पूरा इरविन गांधी इरविन पैक्ट ये बेकार हो जाता और भगत सिंह को तब भी नहीं छोड़ता। कुछ भी गांधी कर लेते, भगत सिंह को नहीं छोड़ता। फिर क्या करता वो गांधी? फिर पूरे के पूरे आंदोलन को जबरदस्त दबाने का प्रयास करता और गांधी पे सारा का सारा ब्लेम डाल देता इस आंदोलन, इस पैक्ट के असफल होने का, और ये कहता पूरी दुनिया के सामने कि भारत को स्वतंत्रता हम 1 साल के अंदर देने जा रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इस गांधी ने अपने अड़ियलपन की बदौलत पूरी की पूरी स्वतंत्रता को दांव पर लगा दिया। इस गांधी ने 3 लोगों को बचाने के चक्कर में 2 लाख राजनीतिक बंदियों का कैरियर दांव पर लगा दिया। 3 लोगों को बचाने के चक्कर में भारत की स्वतंत्रता पोस्टपोन कर दी, और वो 3 लोग वो भी हिंसक थे। तो आज हम फिर गांधी वालियां ले रहे होते, आज हम हमारी जो श्रद्धा है भगत सिंह के प्रति, वो आज हमारी श्रद्धा भी नहीं रहती भगत सिंह के प्रति उतनी, और निगेटिव भगत सिंह के प्रति हम लोग चले जाते हैं। गांधी को हम कहते हैं ये दोगला टाइप का आदमी था, ये हिंसा को भी मानता था, अहिंसा को भी मानता था, पता ही नहीं ये क्या था। तो अंग्रेज बहुत होशियारी से पूरा का पूरा ठीकरा भी गांधी फोड़ देते और भगत सिंह को फांसी तक भी मिलती। पहला एक तो ये है। दूसरा मान लेते हैं 1% मान लेते हैं गांधी इतना प्रेशर क्रिएट कर देते कि इरविन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, तो एक रिलीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है कन्फेस लेटर लिखना, माफीनामा लिखना। क्या हमें लगता है भगत सिंह उस माफीनामा को जो लिखा जाता है उस पर साइन कर देते? माफीनामा में ये एश्योरेंस दिया जाता है कि हम कभी जिंदगी में ब्रिटिश के प्रति हमेशा पूरी लाइफ लॉयल रहेंगे, ब्रिटिश के प्रति अब गद्दारी नहीं करेंगे, जैसा कि माफीनामा लिख करके वीर सावरकर, जिनको वीर सावरकर बोलते हैं, बाहर आए कई बार। भगत सिंह के प्रति अगर हम ये सोचते हैं कि वो माफीनामा साइन कर देते तो ये हमारी गलतफहमी है और भगत सिंह का बहुत बड़ा अपमान है। भगत सिंह को अगर मृत्यु से इतना ही डर होता तो भगत सिंह अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाते, असली बम फेंकते। भगत सिंह एक नज़ीर पेश करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने कि हम भारत की आज़ादी के लिए हम लोग सेक्रीफाइस भी अपने आप को कर सकते हैं। तो हम भगत सिंह के सेक्रीफाइस को इतना कमज़ोर क्यों, इतनी गिरी नजरों से क्यों देखना चाहते हैं? गांधी ने जो बेटर था वो गांधी ने उस समय किया। ये अगले मुद्दे पे आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। हम लोग देखते हैं कि पूना समझौता आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जिसमें कि इनका भीमराव अम्बेडकर जी का और इनका समझौता आपस में हुआ था। बात क्या थी वहाँ पर? जैसे गांधी बनते हैं कि हम मतलब कि पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े हिमायती हैं, शोषित वर्ग के बहुत बड़े हिमायती हैं, लेकिन जब वही उन्हीं की हिमायत के लिए बात की जा रही है, पृथक निर्वाचन मंडल उनको दिया जा रहा है, कैमरन अवार्ड के तो तहत भी सबको दे दिया गया था, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आमरण अनशन कर रहे हो। एक तरफ तो आप दिखाते हो कि आप कहते हो नहीं ये तो हमारे सबसे प्रिय हरिजन है, ईश्वर के लोग हैं, हाँ, और एक तरफ आप उनके विकास के लिए जो कोई बात कर रहा है तो आप उसको कहते हो कि नहीं हम तो इसका विरोध करेंगे। ये दुभाषिया चीज़ें देखने को मिल रही है गांधी की सोच में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमें 3 बातें समझनी होंगी। ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये समझना चाहते हैं, मतलब समझना होगा क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, डिवाइड एंड रूल करके एक ऐसा क्रिएट करना चाहते थे कि सारे कम्युनिटी आपस में डिवाइड हो जाए और हम लॉन्ग टर्म तक इनको इंडिया पे रूल कर सकें। ये पहला। दूसरा, उन्होंने ये चीज़ करने में सक्सेसफुल भी हो गए थे। 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लीग को प्रोवाइड करवा दिया। ये पहला सेपरेट इलेक्टोरेट पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा और पहला कॉज था। तो ये सेपरेट, और तब गांधी जी 1909 में गांधी जी नहीं थे, ये बात हमें समझनी जरूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान आपके हिसाब से अगर होते तो नहीं होता, अगर गांधी, हाँ,
अगर गांधी जी वहाँ पे 1909, क्योंकि और उससे पहले कोई समझने वाला ऐसा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया सेपरेट इलेक्टोरेट का नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं पाए थे। जब गांधी जी के सामने ये पूना पैक्ट में ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या कम्युनल अवार्ड में ये जब दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स को दिया गया था, डिप्रेस क्लास को, तो ये गांधी जी समझ चुके थे कि ये आगे फ्यूचर में एक सेपरेट नेशन की डिमांड क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने डिमांड को अनशन पे बैठे और उन्होंने वेलफेयर डिवीजन एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। बिल्कुल। अगला प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे, थोड़ी चीज और एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि गांधी छुआछूत को खत्म करना चाहते थे। गांधी जानते अब जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ही मिल जाएगा तो छुआछूत अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा, तो ये छुआछूत का जो पूरा मूवमेंट ही बेकार हो जाता। ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अलग नेशन को जन्म देता। ये एकदम सही बात कही थी उन्होंने। हम आपसे गांधी ने रिजर्वेशन दिया उन्हें 71 सीटों से 147 सीटें उनको वो भी बढ़ाया उन्होंने, उसका इनको उनके ऊपर अटैक भी हुआ। हाँ, इसके बाद में गांधी को दोनों लोगों ने गालियां दी, सवर्णों ने भी दलितों ने। गांधी एक गांधी के बारे में एक लाइन कहना चाहते कि उस आदमी ने सारे अच्छे काम किए लेकिन लोगों ने उसे हमेशा गलत समझा। हमारे पास एक और स्टूडेंट वो यूपीएससी तैयारी करते हैं, मुकेश जी, उनका प्रश्न था और हम इसको पूछना चाहेंगे कि उनको लगता है कि गांधी जी, और ये उनको यही लगता है, आपको भी लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी दिखाते कुछ और थे और सोच कुछ और रहती थी। वो अंदर से वो अपने लिए रिजिड रहते थे, अपनी सोच को हमेशा जिताने की कोशिश करते थे और एक तरफ वो दिखाते थे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जब आए तब उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा एजेंडा है कि राष्ट्रवादी है, बस सामाजिक कल्याण होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। खैर, तो लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है, हमको लगता है वो गांधीवाद की नस्ल में तब शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है वो चीज़ें कि हिडन हो करके रूल करो, पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, है ना। तो वो वहाँ पर जब गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस रिजाइन किया, जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब इनका किसी भी तरह से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को प्रेशराइज करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सुभाष चंद्र जी को हरपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। इनको वहाँ दिक्कत हुई, क्यों दिक्कत हुई? उनका इंटरनल मैटर है कि वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, आपको उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन में जो पुनः उनको चयनित कर लिया गया, जिन्होंने बगावत करी, इन्होंने वर्किंग कमेटी तक के डिजॉल्व करा दिया, 12 मेंबरों को तोड़ के हटा दिया और पट्टाभाई सीतारामैया को इनको बनाना था और गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा नई वर्किंग कमेटी बनवा करके पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने बनवा दिया। मतलब ये क्या है, अगर आप आउट हो गए हैं तो आपको क्या मतलब कौन प्रेसिडेंट बन रहा है कौन नहीं बन रहा, अपना काम करिए, आप जो है उनके पीछे क्यों बड़े हुए हैं, है ना। इसमें क्यों पार्टिसिपेट किए कांग्रेस में? कांग्रेस मना किए थे और उसके बाद आप हट जाते हो तो क्यों इंटरफेयर कर रहे हो किसी के इंटरनल मैटर में। गांधी जी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज। उन्होंने गांधी जी के पहले और उनकी वैल्यूज वही फिक्स थी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, इसी पे उनको स्टिक रहना था। गांधी जी का जो लॉन्ग और टूल्स क्या थे, मास पार्टिसिपेशन चाहते थे। मास पार्टिसिपेशन कैसे? वो कोई भी नहीं, आपकी आइडियोलॉजी आप किसी के घर में घुस करके उसको बताओगे नहीं तुमको गांधीवाद मानना पड़ेगा, हम जो चाहे वही घर में तुम्हारे बनेगा। रिजल्ट आ रहे थे उससे, रिजल्ट सक्सेस हमें नहीं चाहिए रिजल्ट, हमको खाना है, कुछ भी खाना है। तो आप जबरदस्ती रिजल्ट जो है हमको दिलवाओगे कि आपको क्या खाना है, आपको नहीं ये खाना है, आपको फायदा करेगा। देखिए, जब गांधी भारत में लौटे थे, गांधी कांग्रेस में दरअसल शामिल भी नहीं होना था, किसी भी पार्टी में शामिल तो क्यों हुए? सुनिए, तो गांधी ने इस चीज़ को बोला भी था कि मैं किसी भी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा जिसकी आइडियोलॉजी हम पे थोपी जाए। अगर कोई हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित होना चाहे तब मैं ऐसी पार्टी में शामिल होऊंगा जिसकी आइडियोलॉजी को मैं प्रभावित कर सकूं। उनका पहला ऑब्जेक्टिव ही ये था। गांधी जी सत्याग्रह के माध्यम से अफ्रीका में सफल हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर तमाम तरीके की कांग्रेस एफर्ट कर चुकी थी, उसको कोई बहुत बड़ा ना नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा था ना उसके पीछे पब्लिक की इतनी ज़्यादा बैकअप भी नहीं था। तो गांधी को इस वजह से उसमें सपोर्ट। गांधी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के नेचर को समझ रखा था।
अच्छे से कि ब्रिटिश रूल क्यों कर रही है, ये कैसे कर रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो नेचर क्या था ब्रिटिश रूल का, कॉलोनिज्म वाला, क्योंकि ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो फायदा कमाने के लिए काम कर रहे थे, और फायदा में हमेशा एक्सप्लॉयटेशन बिल्ड होता है। तो इनको ब्रिटिश रूल से अगर छुटकारा पाना है तो कैसे पा सकते हैं, इनके फायदा को खत्म करो, प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करो। और ये फायदा पा कैसे रहते हैं, इंडियन के कॉपरेशन से, बिना इंडियन के कॉपरेशन से नहीं फायदा नहीं मिल रहा था ना। तो इंडियन जैसे ही नॉन कोऑपरेट कर देंगे, नॉन वायलेंटिक तरीके से नॉन कोऑपरेट कर देंगे, ब्रिटिश अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ को समझाने में उन्हें बहुत टाइम लगा, आज नहीं लोग समझ पाते हैं, 1920 में कहते समझ लेंगे। और तब इन्होंने कांग्रेस का पार्टिसिपेशन क्यों किया कि इससे लोगों की अवेयरनेस रीच आम लोगों तक पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन आपने सुभाष चंद्र बोस के साथ, सुभाष चंद्र बोस से के इनके मतभेद नहीं थे, शुरुआती दौर में बिल्कुल नहीं थे। 2 बार सुभाष चंद्र बोस, जैसे 1922 में सुभाष चंद्र बोस इनसे नाराज हुए थे, इन्हें गद्दार तक बोल दिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जबकि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि चौरी चौरा इंसिडेंट में इन्वाइटेबल था कि उसको वापस लेना ही पड़ता, नहीं वापस। दूसरा सुभाष चंद्र बोस का मतभेद यहाँ पे इमर्ज होता है 1932-33 के बाद, जब गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एम्प्टी हैंडेड वापस आते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस सीधे गांधी पे आरोप ये लगाते हैं कि राइटिस्ट है, गांधी पे नहीं, मेनली वल्लभ भाई पटेल पे आरोप लगा दिया, वल्लभ भाई पटेल राइटिस्ट है, और ये पूरा असफल हो गया। गांधी के टूल्स ही रिलीवेंट नहीं रह गए, अब कोई नया टूल्स ढूंढना पड़ेगा अगर कांग्रेस के मूवमेंट को आगे चलाना है। तब जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को, जवाहरलाल नेहरू भी, जब शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एक ही आइडियोलॉजी के थे, क्योंकि दोनों सोशलिस्ट थे, टूल्स अलग अलग है। सोशलिस्ट गांधी भी थे, लेकिन जैसे जब जवाहरलाल नेहरू के सामने सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को, तो गांधी ने एक लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू को। उस लेटर में गांधी ने कहा था कि किसी को भी अंदेशा नहीं है कि मैंने भारत की जनता को कहाँ तक जागरूक बना दिया है। आप लोग इस आंदोलन के महत्व को नहीं समझते, लेकिन मैं समझ चुका हूँ। भारत अब जाग चुका है, स्वतंत्रता अभी मिले, चाहे 4 साल बाद, चाहे 10 साल बाद मिलेगी, मैंने भारत को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो मिनिमम बेंचमार्क है, उस पे गांधी ने लाके खड़ा कर दिया था। इस चीज को कौन इसको गांधी जी ने खड़ा कर दिया था। हाँ, और हमारे क्रांतिकारी भाई जो शहीद हो गए उनका कोई इसमें योगदान नहीं था। तो पूरे दुनिया के अंदर जितनी जगह पे भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं, वहाँ पे लाखों लोग शहीद हुए हैं। भारत के अंदर केवल ब्रिटिश द्वारा दिए गए पनिशमेंट 500 के अंदर, ये गांधी की कारीगरी थी कि सुपर पावर से लड़ने में केवल हमने 500 के अंदर लोगों को सेक्रीफाइस किया। और जो शुरुआती दौर में 1905 के बाद की बात करें, जब से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, 1857 मत जोड़ लेना, उसमें तो लाखों हुए, लेकिन वो किस लिए हुए वो दूसरी डिबेट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो ब्रिटिश द्वारा दिए गए पनिशमेंट है, 500, और अमेरिका की चाहे रिवोल्यूशन रहा हो, चाहे रशियन रिवोल्यूशन रहा हो, भारत से कई गुना ज़्यादा लोग शहीद हुए। इसके बाद भी देश को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिली। एक लिमिटेड सेक्रीफाइस के द्वारा एक सिस्टेमेटिक इंडिपेंडेंस देना, गांधी को इसका क्रेडिट जाता है। हम ये नहीं कर रहे कि हम उनके जो हमारे मार्टियर्स हैं इनके योगदान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनका भी योगदान उतना था, लेकिन इनके योगदान का मतलब ये नहीं था कि सारी जनता देश के शहीद होने के लिए तैयार बैठी थी। जनता तैयार नहीं बैठी थी। कभी भी लोग ये चाहते थे भगत सिंह हो जाएं, दूसरे घर में पैदा हो, हमारे यहाँ ना हो। खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहेंगे, आपको बनाना चाहेंगे भगत सिंह। हर आदमी आज भी यही चाहता है, ठीक है। लेकिन गांधी वाली फिलॉसफी से सारे लोग जुड़ सकते थे, क्योंकि इसमें पर्सनली हार मुश्किल था। तो हम सुभाष चंद्र बोस की बात पे आ जाते हैं। अब आपने कहा गांधी ने कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया, इसके बाद भी गांधी कांग्रेस के इंटरनल पॉलिसी को प्रभावित करते रहे। हाँ, बिल्कुल। ये चीज आप ये बताइए, कांग्रेस का स्ट्रक्चर क्या है? कांग्रेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रेसिडेंट आज भी जो उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके मेंबर कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर यही है कि आज भी उनका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाता। हाँ, बता रहे तो मतलब कि आप नहीं, हम आपको बता रहे हैं, अगर प्रेजेंट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, सारी पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, तो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। वहाँ आज भी प्रेसिडेंट का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर करते हैं। वो अलग बात है, कोई आदमी कांग्रेस में प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी नहीं करता है। गांधी के नाम को देख करके, गांधी के नाम को देखकर डर के मारे समझिए, इन्फ्लुएंसिव है, कुछ भी समझिए, लेकिन किया भी था। जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो अब कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। दोनों चीज़ों में फर्क है। अब राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ भी दें, लेकिन राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस रहेगा कांग्रेस के अंदर? नहीं रहेगा। महात्मा गांधी राहुल गांधी से कई गुना बड़ी पर्सनालिटी थे। गांधी को कांग्रेस के छोड़ने पे भी कांग्रेस
पे गांधी का इन्फ्लुएंस बना रहा। लीगली गांधी उसमें कोई वर्किंग कमेटी में परिवर्तन थोड़ी कर सकते थे, लेकिन लोग गांधी को मानते थे, इसलिए वो गांधी के हिसाब से चलते थे। तो त्याग पत्र का दिखावा ही नहीं, दिखावा थोड़ी था। त्याग पत्र दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया, राजनीति से त्याग पत्र नहीं दिया ना। उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी तो काम करती रही। 1929 के अधिवेशन में जब गांधी ने नेहरू को बनाया अध्यक्ष, तो गांधी से सारे लोग नाराज भी हो गए कि बताओ अनएक्सपीरियंस पर्सन को बनाए दे रहे हैं आप, और ये इस समय मौका है पूर्ण स्वराज वाली बातें हो रही है, आप अनएक्सपीरियंस। तो गांधी ने कहा कि हम लोगों की एज है, अब बूढ़े लोग रिटायर हो रहे हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बाहर रहते हुए भी कांग्रेस को उसी तरीके से चलाता रहूंगा जिस तरीके से पहले चला। तो कांग्रेस को गांधी की जरूरत थी, गांधी को कांग्रेस की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस में गांधी शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस गांधी में शामिल हुई थी। ये आप गलतफहमी है। कांग्रेस को गांधी की जरूरत थी, गांधी किसी पार्टी की जरूरत नहीं थी। जहां गांधी वहीं कांग्रेस को जैसे प्रेजेंट वर्तमान समय में अगर बहुत सी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी के बारे में बहुजन समाज पार्टी है, मायावती है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे सर्वजन समाज पार्टी बना दें, सारे लोग उन्हीं संग आ जाएंगे। क्योंकि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैन सेंट्रिक हो जाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे उसका प्रभाव बना ही रहता है हमेशा, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी बना रहे, सारे लोग सब साथ में चले आए। कांग्रेस से जब इंदिरा गांधी अलग हुई, कांग्रेस निकाली गई थी इंदिरा गांधी, इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की बनाई, सारे लोग इंदिरा गांधी में चले आए। तो गांधी का इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पे, लेकिन लीगली तो नहीं कर रहे ना। जैसे आपने ये आरोप लगाया मैनिपुलेट करके करवा रहे हैं। नहीं, करवा नहीं रहे, लोग मान रहे हैं, डिसॉल्व करवा रहे हैं, करवा नहीं रहे, वो मान रहे हैं। वो डिसॉल्व हो, क्योंकि उन्हें गांधी की फिलॉसफी पे भरोसा है, गोविंद वल्लभ पंत को उनकी फिलॉसफी पे भरोसा है, इसलिए। और इससे पहले की एक घटना, जैसे आपने स्वराज पार्टी को बताया, स्वराज पार्टी विकसित, अब आप स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा समझ लो। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश ने क्लेम किया कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, और जबकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सारी की सारी पावर गवर्नर के हाथ में थी। तो 1919 के बाद ही सारे लोग कांग्रेस के अंदर कुछ लोग चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश का पार्लियामेंट के अंदर विरोध करें। लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गई थी जलियांवाला इंसिडेंट वगैरह, कि गांधी ने पूरी तरीके से ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट करने का डिसीजन लिया। तो गांधी के प्रभाव की वजह से ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन जब 1922 के बाद गांधी चले जाते हैं जेल, अब इन लोगों को मौका मिला। अब कांग्रेस के अंदर कुछ लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कुछ लोग गांधी के साथ रहना चाहते थे। यहाँ पे फिर एक वो मौका था जहाँ पे ब्रिटिश बहुत आराम से कांग्रेस को डिवाइड कर सकती थी 1907 की तरह। लेकिन यहाँ पे गांधी होशियार थे, गांधी ने कहीं से भी स्वराजिस्ट की आलोचना नहीं की, और कांग्रेस के लोगों को कहा कि स्वराजिस्ट भी उतने बड़े देशभक्त हैं। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ स्वराज पार्टी बनाई, C.R. दास है, चाहे ये विट्ठल भाई पटेल लोग हैं, ये, और इन लोगों ने भी गांधी की आलोचना नहीं की। इनका तरीका अलग था। अब दोनों तरीके से हम लोग लड़ना चाहते थे, सड़क पर भी लड़ना चाहते थे, संसद में भी लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे ये कहो कि स्वराजिस्ट गांधी के अगेंस्ट हो गए थे, गांधी स्वराजिस्ट से तो गलत फहमी है, मिस इंटरप्रिटेशन है। ना स्वराजिस्ट गांधी से अलग हुए थे, ना गांधी स्वराजिस्ट से अलग हुए थे। और वो उन लोगों ने, गांधी ने देशभक्त बताया। गांधी ने कहा कि 1919 एक्ट को एक्सपोज यही लोग कर पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो वही हुआ। तो उन्होंने कांग्रेस स्वराज खिलाफत पार्टी बनाई थी, वो कांग्रेस के अंदर ही थी। गांधी के टूल्स को ही उन्होंने अडाप्ट किया था, उन्होंने कहीं से हिंसात्मक टूल्स अडाप्ट नहीं किए थे। तो कुल मिला के अलग नहीं हुए थे। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मतलब कि इसमें हमेशा कांग्रेस में गांधी की चलनी है, तो फिर वर्किंग कमेटी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। नहीं, गांधी ने खत्म नहीं, वो तो कांग्रेस बनाई थोड़ी, कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस थोड़ी बनाई थी, गांधी ने बनाई थी, दूसरे लोगों ने बनाई थी ना। तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बना रहना चाहिए। आप हमारी बात मानो, इन्फ्लुएंस नहीं, आप हमने अपनी राय दी, आपको मानना हो ना मानो, ना मानना हो ना मानो, हम जबरदस्ती देश आजाद होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना। इसको भी लोगों ने नहीं माना, इसको नहीं माना। इसमें यहाँ कांग्रेस खत्म करा देते, कहाँ करा पाए? अगर कांग्रेस गांधी हाथ की पपेट थी, करा पाए? नहीं करा पाए। जो लोगों को अच्छी लगती थी बात, आपने हमें 4 बात बोली, 2 बात मैं पसंद आ गई, हमने मान ली, दोष दे दिया आपने, बोले खराब हो गई, वो हमने सब दोष दे दिया आप इनको, कहा हम क्या करें। अच्छी हो गई तो क्रेडिट खुद ले लिया, वो हमने किया, वही चीज थी। जहाँ पे गलत होता है गांधी गाली दे लो, अच्छा होता है खुद से किया। एक और सर, ये जो गांधी जी का जो टूल्स था नॉन वायलेंस से क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस में चेंज हो गया था, उसके बीच का क्या ऐसी कंडीशन बनी
जिसकी वजह से उनका नेचर जो नॉन वायलेंस है वायलेंस में कन्वर्ट हुआ। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे खासे लोग इसमें इसी में गांधी के डुअल फेस को देखते हैं। देखिए गांधी कभी भी इस तरीके की नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे जो नॉन वायलेंस नुकसान पैदा करे। गांधी ने नॉन वायलेंस को क्यों अडॉप्ट किया था ये जानना जरूरी है। गांधी मास लीडर थे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द मास चाहते थे। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। गांधी ने एक मीटिंग में कहा भी था कि अगर मैं ये कहूँ कि सारे लोग हमारे साथ प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें 8-10 लोगों की जान जाने का खतरा है तो कितने लोग प्रोटेस्ट करेंगे? तो लोगों ने कहा एक भी नहीं करेगा। तो बहुत कम लोग साथ में। फिर गांधी ने कहा अगर मैं इस चीज़ की एश्योरेंस दे दूँ किसी की जान नहीं जाएगी, कितने लोग प्रोटेस्ट करेंगे? लोगों ने सबने कहा हाँ। तो गांधी लोगों की इच्छा के हिसाब से मूवमेंट चलाना चाहते थे। 1939 में सिचुएशन ऐसी थी कि नॉन वायलेंटिक एक्टिविटीज को नहीं रोका जा सकता था और वो मैंडेटरी थी। तो गांधी क्यों अननेसेसरी उस पर उसका एफर्ट करते? और इसको गांधी ने बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करके जस्टिफाई भी कर दिया कि ये राज्य की हिंसा से छोटी हिंसा है जो लोगों द्वारा की जा रही है। गांधी पे खूब प्रेशर डाला गया था कि गांधी को तभी छोड़ा जाएगा जब क्रिटिसाइज करें। गांधी ने क्रिटिसाइज नहीं किया इस हिंसा को। गांधी ने कहा चलिए अच्छी मतलब ये ठीक है हिंसा करना। हाँ, सर्कमस्टेंसेस सेकेंड वर्ल्ड वार की सर्कमस्टेंसेस थी और लोगों के अंदर ज़्यादा एग्रेसिवनेस थी। गांधी ऐसे समय में अगर गांधी इरिलीवेंट हो जाते, गांधी अगर विशुद्ध अहिंसा की बात करने लगते, 1922 वाला मामला नहीं था। अब पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में पब्लिक अगर कुछ प्रोटेस्ट कर रही है, हिंसात्मक प्रोटेस्ट कर रही है तो गांधी और सरकार उतनी बुरी तरीके से दबा रही है तो गांधी जस्टिफाई करेंगे। गांधी कोई सुन नहीं रहा था, उसमें बात ये थी नहीं गांधी को सुन तो हमेशा रहा। गांधी एक ऐसे शख्स है जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं, आज भी अभी भी लोग सुनेंगे। गांधी को पढ़ते हैं, जो गांधी को समझना मुश्किल था, आज भी लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं रिसर्च होती है गांधी पे अभी भी पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च होती है, लोग समझ नहीं पाते। एक और आरोप है इसी से जुड़ा हुआ, विश्व युद्ध के दौरान की बात है, जब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब पारित हुआ था उसके बाद प्रांतीय आम चुनाव हुए थे जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन पहले थी कि भाई डिफेंस विदेशी मामले ये सब आपके हाथ में नहीं रहेंगे। आप चुनाव ही ना लड़ते, आप चुनाव लड़े उसी टर्म्स एंड कंडीशन उसी अधिनियम पे चुनाव लड़े और उसके बाद आप अच्छा चला भी रहे थे, सब सही चल रहा था, बहुमत से आप विजयी भी हुए थे। तो उसके बाद फिर वही जिद की बिना हमसे पूछे आपने सैनिकों को भारतीय सैनिकों को कैसे भेज दिया वहाँ पर विश्व युद्ध में। तो वही जो पहले से ही जब तय था कि आपके हाथ में डिफेंस का डिसीजन नहीं है तो आप वहाँ पर फिर कैसे अड़ सकते हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी जो है सरकार गिरा दी जाती है जिसमें पूरा पूरा गांधी का इन्फ्लुएंस माना जाता है कि इन्हीं का था कि हम ऐसे कर देंगे फिर देखें कैसे सरकार चलाते हैं। कुछ नहीं हुआ, सरकार गिरा दी। और यहाँ तक कि जो विपक्ष मुक्ति दिवस मना रहे हैं दिन में लोग, है ना। तो इसमें बाद में खुद कांग्रेसी लोग ही गांधी की आलोचना कर रहे थे कि हमने जो है क्यों इनकी बात पे इन्फ्लुएंस हुए, इसका कोई आउटकम नहीं रहा। फिर कुछ लोग टूट करके इंडिविजुअल दत्ताया वगैरह सुन के सब में असफल रहे जेल में। क्या फायदा हुआ इससे? देखिए सबसे पहले तो ये होता था 1935 एक जब पास हुआ था तो इसको क्रिटिसिज्म गांधी से लगा के नेहरू वगैरह सारे लोगों ने किया। हाँ। इलेक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए किया, अगर कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती कोई और करता। संघ तो बना ही हुआ था, फेडरेशन बना ही हुआ था, पार्लियामेंट सेंट्रल असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबली थी, कोई और पार्टिसिपेट करता और ब्रिटिश को ये कहने का और मौका मिलता कि जो कांग्रेसी लीडर है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना था। और रही बात छोड़ने की, इसलिए छोड़ा इन्होंने इस्तीफा दिया कि एक तरफ ब्रिटिश दुनिया को ये शो कर रही है कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं जर्मनी नाजी से, और दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक पैटर्न पे आप डिसीजन ले रहे हैं। भारत में डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी उससे क्यों नहीं पूछा आपने? तो डेमोक्रेसी के लिए नॉन डेमोक्रेटिक वे से थोड़ी डेमोक्रेसी पाई जाती है, डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेटिक वे से पाई जाती है। आप डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, इसलिए इन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा उचित समझा। और इसमें ये जानते थे कि हमारे पास पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानते थे, पहले से ही जानते थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश के सामने दिखाना चाहते थे हम रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, और आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव की बात को अनसुना करके डिसीजन ले रहे हैं ऑटोक्रेटिक तरीके से, और दुनिया को सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये गलत है। डेमोक्रेसी के लिए लिया गया डिसीजन ऑटोक्रेटिक नहीं होता है, उसके लिए तरीका भी डेमोक्रेटिक अपनाया जाता है। इसलिए ये लोग, और रही बात इंडिविजुअल सत्ता की, गांधी की करामात थी, इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी नहीं चल पाया था। गांधी ने इसलिए बोला था कि पब्लिक के आप उसको जानो, पब्लिक चाह क्या रही है,
तो इंडिविजुअल सत्याग्रह ये सब उसी तरह की लोगों को ये ना लगे कांग्रेस चुप होकर बैठ गई है, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह ये सारी चीज़ें अपना चलाते रहे। कांग्रेस और गांधी के सहमत से चली हुई चीज़ें हैं, तो अलग लोगों ने ये सब गांधी के अम्ब्रेला के अंदर ही काम कर रहे थे। गांधी भारत का एक बहुत बड़ा तबका, चाहे उनको आप लेफ्टिस्ट कहिए, चाहे अतिवादी कहिए, चाहे जो, उनका मानना है कि गांधी की वजह से आज़ादी में हम 30 से 35 साल पीछे चले गए, नहीं तो पहले मिल गई होती। और गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली है, और अगर वो काम पहले हो जाता तो पहले आज़ादी हो जाती। जैसे कि उसके लिए कहते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी में फौज पकड़ी गई थी और उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ था, दिखावे में तो सब लोग चले गए थे कि वकालत करेंगे, किसी ने कोई कुछ नहीं कर पाया, कोर्ट मार्शल हुआ। उसके बाद उसके विरोध में रिन म्यूटिनी हुई, रॉयल इंडियन नेवी की, और उसमें ये लोग जो भी कराची से या जो भी बंदरगाहों पे आते थे, ये लोग कब्जा कर लेते थे, अंग्रेजों को मारना शुरू किए। जो जो एम्प्लॉइज थे, वर्कर्स जो थे भारत के, सब मारना शुरू किए। और उसके बाद ये इतना तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया कि जो भी वाइट दिखाई दे मार दो। और उनकी इस आक्रामक रवैये से दूसरे दिन ही वहाँ से आ गया, भैया हम आज़ादी देंगे, हम आपको डेट दे रहे हैं और इस डेट पहले आप आज़ादी लो, नहीं तो हम भाग जाएंगे। तो मतलब मार के आगे भूत भागता है, तो सभी जानते हैं, ये देखने को ही मिला। तो इसका क्रेडिट जाता है रिन म्यूटिनी को, ना कि गांधी के इस अहिंसावादी प्रलाप को। तो बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग भी यही मानते हैं कि रिन म्यूटिनी इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि उसके दूसरे तीसरे दिन ही तुरंत ही आर्डर पास होने लगे कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी है, बताएं कैसे। ये इसलिए गलत फहमी है, 1945 के बाद गांधी और ये जितने लोग आज़ादी चाहते थे, कैसी आज़ादी चाहते थे? पहले प्रश्न ये, ऐसी आज़ादी चाहते थे जिसमें एक डिक्टेटर हो भारतीय, वो सबको डिक्टेट करे, या ऐसी आज़ादी चाहते थे जिसमें हर आदमी को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारी तरीके से आज़ादी हो? ऐसी आज़ादी चाहते थे, जो कि कभी भी डिक्टेटरशिप के द्वारा नहीं पाई जा सकती थी। अगर सुभाष की आईएनए जीतती भी है, हम सुभाष को क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं कर रहे, आईएनए इनकेस जीतती है तो क्या गारंटी थी कि जर्मनी या जापान डिक्टेट नहीं करेगा? जर्मनी जापान ये डिक्टेटरशिप के सिंबल थे। अगर ये लोग जीतते हैं तो क्या गारंटी थी भारत में जर्मनी में डिक्टेटरशिप नहीं आती? क्या डिक्टेटरशिप में लोगों की आर्थिक, सामाजिक आज़ादी ये सब काम करती? नहीं करती। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि इसके बाद इनके मुकदमा चला, रिम्यूटनी हुई और ब्रिटिश ने छोड़ दिया। ब्रिटिश ने क्यों छोड़ा? इसी चीज़ को तो समझना पड़ेगा, ब्रिटिश ने क्यों छोड़ा। 1942-45 के बाद ब्रिटिश की इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम धराशायी हो गई और वहाँ पर चर्चिल के अगेंस्ट एक जनसैलाब आ गया था इंग्लैंड के अंदर कि चर्चिल को हटाओ, इसलिए क्योंकि बहुत भयंकर बेरोजगारी आ गई थी, इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम डिस्ट्रॉयड कंडीशन, चर्चिल को हटाओ। चर्चिल अननेसेसरी ब्रिटेन का पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। अब भारत उनके लिए क्या था? एक वेंचर था, एक उद्योग था। अब भारत नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया था। कहाँ भारत से वो पैसा कमा रहे थे, अब भारत से पैसा नहीं कमा रहे थे। भारत में अब इन्वेस्ट करना पड़ रहा था उन्हें कंट्रोल करने के लिए। वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन केवल प्रॉफिट सोचता है, घाटे में काम नहीं करता है। घाटे में काम नहीं करते। घाटा किसने दिया? घाटा किसने दिया? शहीदों ने। हम शहीदों का अपमान नहीं करते। घाटा किसने दिया? पर्सनल इंडिविजुअल ब्रेवनेस होकर के घाटा नहीं दे सकते थे। घाटा दिया महात्मा गांधी का। यहाँ का सोर्स क्या था? रेवेन्यू देना बंद किसने करवा दिया? महात्मा गांधी ने। और सारी एक तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा था। दो चीज़ें होती हैं किसी भी देश की पिलर, रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर। दो चीज़ें, रेवेन्यू याद रखना पड़ेगा इसे, रेवेन्यू और आर्मी। और आर्मी की भी लॉयल्टी अब संदेह के घेरे में आ चुकी थी। नहीं तो ये छोटे छोटे विद्रोह थे नेवी का या ये पर बहुत बड़े, इससे डर के थोड़ी गांधी। वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, चर्चिल बुरी तरीके से हारते हैं, खुद की सीट से हार जाते हैं। राहुल गांधी तरह अमेठी से चर्चिल खुद हार जाते हैं अपने आप। जब ऐसी कंडीशन में दूसरी गवर्नमेंट इसी मुद्दे पे आई है कि हम डिकोलोनाइजेशन करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी डिकोलोनाइजेशन के मुद्दे पे हुआ था, डिकोलोनाइजेशन करना था। इसमें क्रेडिट हम कमांड देंगे, लेकिन गांधी का क्रेडिट डेफिनेटली और लोगों से कई गुना बड़ा था कि गांधी उसके नेचर को समझते थे। ब्रिटिश अब भारत 1945 के बाद नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया था, लॉस वाला वेंचर बन गया था। तो पहले छोड़ देते रिम्यूट नहीं, तुरंत बाद नहीं, तुरंत सरकार तुरंत बात चल रही। पहले बात चर्चिल रहता, अगर दोबारा इलेक्शन जीत जाता रिम्यूटली कुछ भी हो जाता, नहीं छोड़ते। 1857 से बड़ा विद्रोह थोड़ी था रिम्यूटली।
ठीक है। अंग्रेजों को मार रहे थे ना, तो क्या हुआ, अंग्रेजों को 1857 में क्या अंग्रेजों को पूजा कर रहे थे? 1857 में अंग्रेजों को मार रहे थे। अंग्रेज डर की वजह कभी नहीं छोड़ सकते, सुपर पावर थी। अगर वहाँ पे 1945 के बाद अगर इलेक्शन जो 47-46 बाद इलेक्शन होते हैं उसमें चर्चिल दोबारा जीत जाता